Chapter 7, Conservation of Plants and Animals. This is the sixth and the last video of this chapter. In the previous videos, we have studied about biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national parks. Let's quickly recall what are these. A biosphere reserve is an area meant for conservation of biodiversity. बायोस्फीयर रिजर्व्स में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबको कंजर्व किया जाता है और उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में ट्राइबल्स यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करा जाता है और बायोस्फीयर रिजर्व्स नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, इसीलिए उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक या एक से ज़्यादा भी इंक्लूड हो सकती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक ऐसे एरियाज होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एरियाज दिए जाते हैं और सूटेबल कंडीशंस दी जाती है उनके सर्वाइवल के लिए और मेंटेनेंस के लिए। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतने सारे एनिमल्स एक साथ कैसे रहते हैं? हर एक एनिमल को उनका एरिया डिवाइड करके दिया जाता है, यानी कि दूसरे एनिमल्स भी उस एरिया में एंटर नहीं हो सकते। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हंटिंग और पोचिंग स्ट्रिक्टली मना होती है। नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, इसीलिए उसमें सिर्फ एनिमल्स को ही नहीं बाकी पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जो बना था वो था सतपुरा नेशनल पार्क। इसी के साथ साथ एक प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू हुआ था इंडिया में, जो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन सतपुरा नेशनल पार्क में टाइगर्स की पॉपुलेशन अब इंक्रीज होती जा रही है। टाइगर्स के जैसे और एनिमल्स भी होते हैं जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा होता है, उनको एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। लास्टली हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और वो सब मिलकर एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। इकोसिस्टम के और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल और रिवर डेल्टास। हमने प्रीवियस वीडियो में रेड डेटा बुक के बारे में भी पढ़ा था कि रेड डेटा बुक में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू माइग्रेशन। सम बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स बिकॉज दे फ्लाई फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climate changes. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds. कुछ बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं क्योंकि वो माइग्रेशन करती हैं, यानी कि वो एक जगह से बहुत दूर दूर तक दूसरी जगह तक जाती हैं, क्योंकि जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का या तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि उस क्लाइमेट में रहना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए वो दूसरे पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि माइग्रेटरी बर्ड्स अंडे देने के लिए भी दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, यानी कि उड़ के जाते हैं। और माइग्रेशन
हर साल होता है, हर साल करती है ये बर्ड्स माइग्रेशन। पूरे साल में जिस भी टाइम माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेशन करती हैं उस टाइम को माइग्रेटरी पीरियड बोलते हैं, और ये पीरियड मेनली क्लाइमेट चेंज का पीरियड होता है। 7.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इस टॉपिक को इस चैप्टर में इसीलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर कॉज है। As it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ लगते हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times for use. पेपर को 5 से 7 बार वापस से रिसाइकिल किया जा सकता है यूज़ करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट पूरे दिन में एक पेपर की शीट भी बचाए तो पूरे साल में हम बहुत सारे पेड़ उससे बचा सकते हैं। रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. Moreover, the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced. पेपर रीयूज़ और रीसाइकिल करने से हम जो एनर्जी लग रही है और जो वाटर लग रहा है पेपर को मैन्युफैक्चर करने में वो बचा सकते हैं, और पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में जो केमिकल्स लग रहे हैं वो भी बचा सकते हैं, कम यूज़ में लिए जाएंगे। फिर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीफॉरेस्टेशन। द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रीफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा था कि पेड़ काटने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं और पेड़ लगाने को रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटने से हुई है उसको हम रिकवर कर सकते हैं रीफॉरेस्टेशन से यानी कि पेड़ लगाने से। रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुए, ख़राब हुए पेड़ के कटने से, उसी जगह पर वापस से पेड़ लगाकर उन फॉरेस्ट को वापस से रीस्टॉक कर सकते हैं यानी कि रीस्टोर कर सकते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज विच आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। जो स्पीशीज़ उसमें पहले से प्रेजेंट थे जिनको काट दिया वही स्पीशीज़ के पेड़ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it reestablishes itself. Reforestation खुद भी हो सकता है अगर हम जो एरिया डिफॉरेस्ट किया है यानी कि जो पेड़ काटे हैं जिस एरिया के, अगर उसको अकेला छोड़ दें, अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करें उस जगह को, तो पेड़ अपने आप उग जाएंगे। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट. If we have to retain our green wealth for future generations, plantation of more trees is the open option. In India, we have the Forest Conservation Act. This act is aimed at preservation and conservation of natural forests and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. इंडिया में एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है फॉरेस्ट एक्ट, मीन्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उस एक्ट में नेचुरल फॉरेस्ट को और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी ज़रूरतों को यानी कि बेसिक नीड्स उनका बहुत ख्याल रखा जाता है ताकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। विद दिस वी आर डन विद चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।